अ, साथियों नमस्कार। आज विवेकानंद जी की जन्म दिवस है। आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी ने इस धरती पर जन्म लिया था और आज 1984 में भारत सरकार ने डिसाइड किया कि आज का दिन हम युवा दिवस के नाम पर मनाएँगे, क्योंकि आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद रहे हैं। आज पूरे देश में और सिर्फ देश में नहीं, विदेश के कई स्थानों पर विवेकानंद जी का जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। विवेकानंद जी ने स्वामी विवेकानंद हमारे एक प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने नौजवानों को हमेशा प्रेरणा दी कि सत्य और के मार्ग पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस कड़ी में भारत को लेकर एक डिबेट रखने का हमारे टीम ने सोचा, जिसमें कॉमरेड सौम्या दत्ता जी, कॉमरेड संजय दास जी, कॉमरेड सुनील कुमार जी, अनुपम जी और मनीष सिंघवी जी हैं। और उन सभी को साथ लेकर के आज एक डिबेट है युवा भारत पर, उसकी चुनौतियों पर और अवसरों पर। अ, साथियों, मैं आप सभी के सामने अपने मेहमान का स्वागत करना चाहूँगा। अ, हमारे साथ जुड़े हैं कॉमरेड संजय दास जी। कॉमरेड संजय दास जी कोलकाता से जुड़े हैं। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के महासचिव और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉमरेड सुनील कुमार जी पटना से। कॉमरेड सुनील कुमार जी फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार हैं और ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के चेयरमैन हैं। हमारे साथ युवाओं के संगठन युवा हल्ला बोल से अनुपम जी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी तो समय समय पर युवाओं के मुद्दे उठाते रहते हैं। युवाओं की जरूरत, युवाओं की बातें सरकार तक और मीडिया तक पहुंचाने में उनका बहुत योगदान रहता है। अनुपम जी, आपका स्वागत है। और इन सभी के साथ हमारे एक अन्य मेहमान मनीष सिंघवी जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मनीष सिंघवी आर्थिक समाजशास्त्री तो हैं ही हैं, विवेकानंद समता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और स्वामी विवेकानंद के बातों को, उनके कार्यों को समाज तक पहुंचाना, लोगों को विवेकानंद जी की भावनाओं से जोड़ना और समाज का उत्थान, ये उनका एक उद्देश्य है। तो आप सभी का स्वागत है। और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं कॉमरेड संजय दास जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज के भारत को स्वामी विवेकानंद के परिप्रेक्ष्य से किस प्रकार देखते हैं और युवाओं के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो भारत आज का युवा भारत है, कंसेंसस के हिसाब से, जनसंख्या रिपोर्ट के हिसाब से, उसका क्या भविष्य देखते हैं, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। धन्यवाद सौरभ, सुनील जी, हमारे मनीष जी, अनुपम जी। और आपको मैं सबसे पहले बधाई दूंगा कि आज के अवसर पर आपने ये जो जो डिस्कशन का ये जो मैंने इसको सोचे हैं, ये तो मैं कहूँगा कि आज के ज़माने में, आज की देश की जो स्थिति है, उस स्थिति में बहुत ही रेलिवेंट है। क्योंकि आज स्वामी जी का जन्म दिवस का ये अवसर, हम लोग तो मानते हैं कि स्वामी जी मीन्स एक ही और सबसे बड़ा युवा नेता है, जो कि जिनका मीन्स कथन से, जिनका जो उनका जो मीन्स उपदेश था, उससे हमारे युवा ने बहुत सारे, इनको उपलब्धियां हुई, इनको बहुत सारे ये से मोटिवेट होते हैं। और तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन में ये युवा दिवस पालन करना, इसको मीन्स सेलिब्रेट करना बहुत ही जरूरी है, खास करके इंडिया जैसे कंट्री में। इंडिया, अब सबको, अब हम लोग को मालूम है, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री, क्योंकि ये सारे दुनिया में सबसे ज्यादा यंग लोगों का मीन्स पॉपुलेशन के में आज जो आंकड़े हम लोग देखते हैं, करीब 55 से 60% लोगों का जो एवरेज एज है वो है 25 का नीचे। और कुछ दिन पहले भी मैंने देख रहा था कि इंडिया, भारत सरकार द्वारा जो आंकड़े दिया गया था, वो एवरेज एज ऑफ द कंट्री इंडिया, इट इज 29 ओनली।
in comparison to 39 in case of USA and 40 in case of Japan and other countries. Means इंडिया का ये जो एवरेज जो एज है ये बहुत ही कम है। ये एक्चुअली क्या है, इसका दोनों तरफ से हमको मीन्स इसको देखना है। इसका जैसे चैलेंजेस भी है और इससे भी खतरा भी हो सकता है। अगर इसको मीन्स इट इज हैविंग ए डुअल इफेक्ट, क्योंकि अगर ये इतना मीन्स हमारे ये 55% जनसंख्या का अगर एवरेज एज अगर 25 से नीचे होता है तो उनका जो जोश होता है, ये जोश को लेकर के हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस जोश को ठीक रास्ता पे चलाने के लिए हमारे सरकार की जो नीतियां होनी चाहिए, क्योंकि उनको ठीक से पालन करना चाहिए। युवा को मीन्स जो रोजगार का सृजन ये ठीक ढंग से नहीं होनी चाहिए, उनका शिक्षा ठीक ढंग से होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और उनको जो डिग्निटी है ये भी ठीक ढंग से रखना चाहिए। और मीन्स उनका सामने हम जो डिसिप्लिन को लेकर के जो जा रहा है कि देश में अभी देखिए करप्शन है, बहुत सारी चीज है। ये क्यों है, ये तो हम युवा को मैं दोष नहीं देंगे, क्योंकि आजकल मीन्स हम लोग कभी कभी स्कूल में बोलते हैं कि युवा को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, स्टूडेंट यूनियन में नहीं जाना चाहिए। अगर ये युवा को अगर ये काम नहीं सौंपेंगे तो युवा को ये देश की जो नीति है, देश की जो राजनीति है, देश की जो अर्थनीति है, इसका सब परिचय नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये हमारे देश की ये जो मेन जो स्ट्रक्चर है यही है युवा। इसको लेकर के मीन्स दे कैन मेक इट एंड दे कैन ब्रेक इट। if we are not in a position to control the youth force in a moderate way, if we are not in a position to modulate in a different way, they can break it, and if we can use it in a judicious manner then they can make it। तो इसीलिए हमें चाहिए इसको मीन्स युवा को ठीक ढंग से युवा के ऊपर हमें ध्यान देना। देखिए अभी भी मैं तो बैंकर हूं, हम लोग हमेशा मीन्स हमारे जो बैंक जो निजीकरण हो रहा है उसको भी विरोध कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर कम से कम हर साल 1 लाख से 1.5 लाख का रोजगार सृजन करते हैं थ्रू दिस बैंकिंग इंडस्ट्री। मीन्स कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि माननीय हमारे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आंकड़े दिए थे पिछले दिसंबर में, इन्होंने ये कह रहे हैं कि अभी भी हमारे बीएसयू बैंक में 44,177 ऐसा कुछ पोस्ट खाली है, जो कि सरकारी आंकड़े हैं। हमारे आंकड़े तो और ज्यादा है। अगर इस तरह का रोजगार सृजन अगर बंद किया जाएगा तो मुश्किल है कि हमारे युवा को ठीक रास्ता पे चलाने में हमको दिक्कत होगी। अगर उनको रोजगार सृजन नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, वो भटकते इधर उधर करते हुए इन्होंने उल्टा सीधा काम करेंगे। और देखिए अभी जो ये जो प्राइवेटाइजेशन, अभी जो देश की जो स्थिति है युवा को ठीक रास्ता से चलाने, ठीक रास्ता में चलाने के लिए अभी देखिए आप ये भी आंकड़े अगर ले लीजिएगा, वो बहुत सारे पीएसयू मीन्स बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, लॉट मेनी पोस्ट्स आर लाइंग वैकेंट बिकॉज इट इज हैविंग ए टेलिंग इफेक्ट ऑन द यूथ। अगर यूथ को ठीक टाइम पे अगर नौकरी ना मिल जाए, ठीक टाइम पे अगर उनको ठीक मीन्स रास्ता मीन्स रोजगार सृजन ना हो जाए, उनको अगर शिक्षा नहीं हो पाती है तो हमारे युवक क्या भटक जाएंगे और ये क्या होगा, इसीलिए ये करप्शन ज्यादा हो जाएगा। और क्या कहते हैं कि हमारे ये जो वायलेंस जो होते हैं ये वायलेंस भी बढ़ जाएगा। अगर युवा को हम लोग ठीक रास्ता से चलाएंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे, बिकॉज दैट इज द प्रेशियस एसेट ऑफ आवर कंट्री। they are to be kept in a very good way and they are to be all sorts of concentration of on our side। जो ये 55 महीने का प्रतिशत का है, 45% जो है ये युवा का बाहर है। ये 45% लोगों का ये दायित्व बनता है ये 55% युवा को ठीक ढंग से और ठीक रास्ता से मीन्स ले जाना। मैं तो मेरा प्रारंभिक भाषण में मैं यही कहूंगा, बाकी लोग को मीन्स आप चर्चा करेंगे तो बात की चर्चा की आगे बढ़ेगी। सौरभ। धन्यवाद दादा, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डाला और इस डिबेट की शुरुआत की। मैं पटना से सुनील जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कॉमरेड सुनील कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम जब युवाओं की बात करते हैं और जब भी ये चूंकि चुनाव का मौसम चल रहा है, हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार की बात ये सरकार करती है, और युवा अगर अपना योगदान इस देश में किस तरह से दे, जब युवा को सही मोटिवेशन नहीं है, सही रास्ता नहीं है और युवा के पास रोजगार की कमी है, तो इस स्थिति में स्वामी जी के विचारों को हम किस तरह से चरितार्थ कर सकते हैं देश में?
संभवतः आपका माइक म्यूट है। सौरभ जी यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं और बाकी जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। कॉमरेड संजय दास ने भी आपको बधाई दी कि आज के दिन आपने ये रखा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दो ऐसे व्यक्ति हैं, हमको, आपको और संजय को छोड़ के, जो समाज के एक हिस्से में, एक तबके में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। अनुपम जी हैं जो ध्वजवाहक हैं और इन्होंने जिस तरह की पहल की है, जिस तरह से ये लोगों को लेकर के चल रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, बिकॉज ओनली द बियरर ऑफ द शू नोज वेयर द शू इज पिंचिंग। तो इस आंदोलन को युवाओं के नाम पर लेकर के चलने में कितनी दिक्कतें हैं उसका एहसास इनको होगा, थोड़ा बहुत हम लोगों को भी है। और मनीष भाई से मैं दूसरी बार रूबरू हो रहा हूँ। इसके पहले 2019 में लखनऊ में जब हमारा AIBOC का कॉन्क्लेव था तो हम लोग वहाँ थे और उस मंच पे बहुत सारे लोग भी थे, बहुत अहम मुद्दों पे डिस्कशंस हुए थे। देखिए, ऐसा है कि भारत एक युवा देश है, इसमें कहीं भी कोई भी शंका किसी को भी नहीं। बाई एज और बाई एक्सपीरियंस के द्वारा भी है। लगता है पावर कट हो गया और मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ अभी वो पावर आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेरी आवाज़ तो आप लोगों तक जा रही होगी। तो मेंटली यूथ और फिजिकली यूथ, ये दोनों को कंबाइन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जनगणना करने चले हैं, जातिगत जनगणना हम नहीं कर रहे हैं, धार्मिक जनगणना हम नहीं कर रहे। यूथ में जो यूथफुलनेस होनी चाहिए और जो एक्सपीरियंस्ड हैंड है उनके जज्बे में वो यूथफुलनेस होना चाहिए। जब तक दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होगा तब तक आपको वो सिनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिए कि हमारे शिक्षा तंत्र को किस तरह से तोड़ा गया। आप अपना समय याद करिए, हमारा समय याद करिए, आज शिक्षा तंत्र को किस तरह से तोड़ा गया। शिक्षा तंत्र की निजीकरण उसी दिन हो गई जिस दिन की ये मशरूम ग्रोथ हो गया कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, जहां की एक डिसिप्लिन, एक ब्रदरहुड, एक सोशल और मोरल एजुकेशन जो दिया जाता था, उससे आज बच्चे अलग हो गए। ये एक और भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के युवा में वो जज्बा पैदा करना होगा कि तुम संघर्ष करो। आज आप देखेंगे कि एक और जो सबसे बड़ी समस्या है युवा के सामने, रोजगार नहीं मिलने की वजह से, कि वो नशे की लत की ओर युवा ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई भी है। और आज मैं इस दिवस पर जरूर आप लोगों के माध्यम से युवाओं को यह संदेश देना चाहूंगा कि जो तुम लड़के हासिल कर सकते हो उसका मजा वो नहीं है जो तुमको प्लेटर पर मिलेगा। आज लोग हैं जो कि तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, आप उनका साथ दीजिए। ये फ्रस्ट्रेशन, ये नशे की लत, ये आपको विनाश के गर्त में लेकर के जाएगी। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के उस स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करें जहां कि उनको एक प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा। मैं इसी संदर्भ में एक पुरानी घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। अपने देश में एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है इंडियन स्कूल ऑफ साइंस, बेंगलोर में, बहुत ही प्रतिष्ठित वो संस्था है। तो उसमें क्या हुआ कि JRD टाटा ने जब जमशेदपुर में अपनी टेल्को की फैक्ट्री लगाई तो उनको कुछ इंजीनियर्स की जरूरत थी। तो वो जहाज से जा रहे थे लंदन, लंदन से वो कुछ इंजीनियर्स को लाने के लिए, संयोग से स्वामी विवेकानंद भी उनके साथ जा रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी को जब जाके उन्होंने प्रणाम किया तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं लंदन जा रहा हूं। भाई क्यों जा रहा हूं लंदन? तो लंदन में इसलिए जा रहा हूं कि कुछ इंजीनियर्स की जरूरत है।
संभवतः सर आपका लिंक हमसे टूट गया है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम माफी चाहेंगे कि कॉमरेड सुनील कुमार जी का संपर्क हमसे टेक्निकल कारणों से टूट गया है। जैसे ही हम जुड़ेंगे हम उनसे जहां पे हमने उस महत्वपूर्ण बात को छोड़ा है उससे आगे बढ़ाएंगे। इस बीच में शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही थी कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके। हमारे साथ मनीष हिंदवी जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिस्ट के, सामाजिक अर्थशास्त्री हैं, तमाम सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और विवेकानंद समता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। हम लोग सुनना चाहेंगे मनीष जी से कि क्या किस तरह से वो युवाओं में स्वामी जी की बातों को पहुंचा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के सुधार वो देख रहे हैं, किस तरह के सुधार वो देखना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें और युवाओं के लिए क्या संदेश है। बहुत धन्यवाद सौरभ जी। मुझे लगता है मैं ऑडिबल हूँ? जी बिल्कुल। आज का ये बहुत विशेष दिन है, राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी जो पिछले कुछ सदियों की अगर बात करें तो अगर भारत को किसी एक आदमी ने पूरे विश्व में पहचान दी, विश्व मंच पर आपकी इज्जत बढ़ाई, तो निसंदेह वो स्वामी विवेकानंद है। उस धर्म संसद में जहां पर आपको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जा रहा था, वहां उन्होंने अपनी ओजपूर्ण वाणी से एक ऐसा झंडा गाड़ा कि उनके बोलने के बाद वो गए थे कुछ दिनों के लिए, और कैसे गए थे हम सबको पता है कि उस बोलने के बाद वो महीनों अमेरिका में रहे और महीनों लोग उनको सुनते रहे। मतलब मेरे अमेरिकी भाई बहनों से जो शुरुआत हुई, फिर वो वही नहीं खत्म हुई। फिर उस वाणी का ओज ऐसा था कि अमेरिका बहुत महीनों तक उनको सुनता रहा। लोग मतलब गर्वान्वित महसूस करते थे कि स्वामी जी हमारे घर पर आए और हमसे बात करें। लेकिन उनकी बातों को शायद समझने में हम कहीं पीछे रह गए, और खासतौर से इस वक्त आज युवा दिवस मनाते हैं, युवाओं की बात करते हैं। भारत में बड़ा प्रासंगिक भी है क्योंकि युवा देश है। यही एक बात है जो हम जानते हैं, बस हम सारे लोग, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सरकारें, सब बस यही एक बात जानते हैं कि भारत एक युवा देश है। इस युवा एनर्जी को टैप करके कैसे भारत को एक पावर हाउस बनाएंगे, ये कोई नहीं जानता। इस पर कोई काम नहीं होता था। मैं तो अपने क्लास में रोज बच्चों से पढ़ाता हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ के कुछ ना होगा, जिंदगी पढ़ो तब तो कुछ होगा। यूथ को एक पावर हाउस बनाना है, मानव को संसाधन बनाना है, रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। कैसे बनेगा? स्वस्थ होगा जब, शिक्षित होगा जब, प्रशिक्षित होगा जब। इन तीनों इंडिकेटर्स पर एक बड़ा फेल्यूर है, और दुर्भाग्य ये है कि सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाने को डेवलपमेंट समझा जाता है। दुर्भाग्य ये, बुलेट ट्रेन चलाने को डेवलपमेंट समझा जाता नहीं। आप जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है, प्रोपोर्शनेट ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, वो डेवलपमेंट है। आपका जीडीपी इतना बड़ा ना हो, इतना ही बड़ा हो, मगर उस प्रोडक्शन की जो स्थिति बंटवारा है वो ठीक हो, लोगों को काम मिले। युवा आपका पढ़ा लिखा ना हो, सिर्फ एजुकेटेड ना हो, नॉलेजेबल भी हो, अपनी बातों को जानता हो, प्रोडक्टिव काम कर रहा हो, तब उस देश का डेवलपमेंट है। हम गलत चीजों में फंस गए, शुरुआती से फंसे हुए हैं कि साहब जीडीपी बढ़ा लीजिए, जीडीपी बढ़ा लीजिए, जीडीपी बढ़ा लीजिए। और हम यहां जितने लोग बैठे और जितने लोग सुन भी रहे होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हर आंकड़े पर हमारी जो स्थिति है 100 से ऊपर है। मतलब सब सहारन अफ्रीका और अफ्रीका के देशों के बराबर हम स्टैंड करते हैं। किसी पे देख लीजिएगा आप, किसी पे देख लीजिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। हम केवल खुश किस बात पर है कि साहब हमारी जीडीपी जो है 6ठे नंबर पर है। करेंगे क्या उस जीडीपी को लेकर? बहुत कॉमन सा, मतलब बहुत बहुत मुश्किल नहीं है। अरे ऊपर के 50 लोगों का टर्नओवर बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही तो है। इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, असमानता बढ़ती जा रही है, उससे कोई चर्चा नहीं।
लड़के फ्रस्ट्रेटेड, मतलब आप हर जगह बात करें अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट समस्या नहीं, सिर्फ एक समस्या नहीं अनएम्प्लॉयमेंट, वो राक्षस है, कई मुंह है उसके। पहला मुंह, उस लोगों के पास काम नहीं है, उसका भी आंकड़ा भी मैं आपके बीच रखूंगा। दूसरा मुंह, कि जिनके पास काम है वो उनकी उत्पादकता के अनुसार नहीं है, यानी मुझे 30,000 रुपए महीने मिलने चाहिए जितनी मेरी क्षमता है, उत्पादकता है, मगर मैं 10,000 और 8,000 पे काम कर रहा हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं एकदम कि साहब कमा तो सकता हूं, 30 कमा नहीं पा रहा हूं, क्यों? काम नहीं है। और तीसरी बात, सिक्योरिटी नहीं है। आज क्योंकि पूरा भारत का जो स्ट्रक्चर है वो इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था का है, आज काम कर रहे हैं, कल रहेगा नहीं रहेगा नहीं पता। अगर मैं अपने यहां का एग्जाम्पल आपको दे दूं, हायर एजुकेशन की बात आपसे कर लूं, तो आज की डेट में कम से कम उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्था सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की चल रही है। 10,000, 12,000, 14,000 पे लड़का जिसने आधी जिंदगी पढ़ने में बिता दी है वो काम कर रहा है, और मैनेजर की सिगरेट भी ला रहा है कि साहब नहीं लाएंगे तो कल नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। ये व्यवस्था है और सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं है। अभी पिछले 1.5 साल से कोरोना के दरमियान यहां पर एक बड़े कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस के टीचर मनरेगा में काम करते हुए पाए गए। ये स्थिति है और इस पर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। सरकार की ये स्थिति है कि 2015-16 के बाद लेबर ब्यूरो जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे छापता था उसने छापा ही नहीं था। आपके पास आंकड़ा भी नहीं है सर। मनीष जी, आपको क्षमा कीजिएगा मैं बीच में टोक रहा हूँ, जो आप बातें कर रहे हैं बहुत समीचीन है, बट चूंकि आप छात्रों से लगातार जुड़े हुए हैं, युवाओं से लगातार जुड़े हुए हैं, तो वो जो सरकार की स्कीम चल रही है कौशल प्रशिक्षण योजना, और उसकी क्या स्थिति है धरातल पर, और वो युवाओं को कहाँ तक बेनिफिशियल है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। मैं फिर वही है ना कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं, है ना। तो बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये है कि अभी मैं कुछ कहना शुरू करूंगा साहब, इनकी कोई स्कीम, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कौशल विकास, अगर आपको कहीं धरातल पर दिखी हो तो आप बताइए साहब। उसका युवाओं पर कोई पॉजिटिव चेंज, जब मतलब एम्प्लॉयमेंट ही आप नहीं बढ़ा पाए तो लड़के को आपने क्या पेपर्स पर सिखा दिया और क्या आंकड़े आप ले आए। अब फिर ऑफ द रिकॉर्ड में कहने की कोशिश करूंगा, मैं एक दिन यही जैसे जिस कौशल विकास की आप बात कर रहे हैं उसके डायरेक्टरेट पे बैठा था, तो साहब मुख्य सचिव फोन करते हैं कि वो 40 लाख लड़के तो ट्रेन हो गए होंगे ना, लिख दूं हम लोग, लिख दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दें। ये है आंकड़ों की सच्चाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और जो लोगों को बताने के लिए आंकड़े लिख दिए जाते हैं। नो वन इज गोइंग टू क्रॉस वेरीफाई। कारण क्या है? अब आप जो युवाओं की बात कर रहे थे, हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, मतलब जो मेरे बच्चे हैं उन लोगों ने पढ़ना लिखना सोचना एकदम छोड़ दिया है। वो अब जो उनको बताया जाता है, जो समझाया जाता है, वही समझ लेते हैं। एक अफीम की तरह चाट कर चुपचाप बैठे हैं। एक अंधेरा कमरा है उसमें, और रोशनी वो ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। वो सोचते हैं बीए की डिग्री ले लेना, बीएससी की डिग्री ले लेना ही अंतिम वो है। नहीं साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक सर्वे आया, उसने कहा कि हमारे 85% ग्रेजुएट्स और 75% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं है। इन बच्चों के अंदर लीडरशिप एबिलिटी नहीं है, मैनेजरियल पावर नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे ही रहें। और सौरभ जी, जो आप सवाल कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था की दोष मैं आपको बताऊं कि पिछले 20 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई रुपया खर्चा नहीं किया गया। 20 सालों की बात कर रहा हूं, तो ना भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, मैंने सबको शामिल कर दिया है उसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर, और हर साल सीटें बढ़ा दी जा रही हैं हमारे पास पढ़ाने के लिए। हम क्या ट्रेन करेंगे उनको? हमें एक जिम्मा सौंपा गया है, डिग्री फैक्ट्री बना दी गई कि हम उनको डिग्री दे दें। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बात नहीं हो रही है। तो सरकार की स्कीमें ज्यादातर एक तरीके से आई वॉश हैं, लोकप्रियता, लोक लुभावन बातें करके अपना कोटा कोरम पूरा कर लेना है। जी बिल्कुल, आपकी बातों से हम सहमत हैं। मैं इसी बीच अपने इस चर्चा में अनुपम जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। और अनुपम भाई साहब युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवाओं के मुद्दे को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं सड़क पर और हर उस प्लेटफॉर्म पे जहां पे युवाओं की बात की जानी चाहिए। अनुपम जी, अभी मनीष जी लीडरशिप एबिलिटी
एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे थे, आपने तमाम उन जगहों पर युवाओं की बात उठाई है कि नौकरी नहीं मिल रही है, अगर नौकरी निकल रही है, वैकेंसीज निकल रही हैं तो प्रॉपर टाइम पे फुलफिल नहीं हो रही हैं। इस स्थिति में युवा अपने आप को कहाँ पाता है और युवा सरकार से क्या चाहता है, इस बारे में कुछ जरूर प्रकाश डालें। धन्यवाद सौरभ जी। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में जो आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये बहस बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है, विशेष तौर पे भारत जैसे देश में, जैसा सभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि देखिए ये बात तो सब लोग कहते हैं कि भारत युवा देश है और उसके पर्याप्त आंकड़े हैं हमारे पास। हमारी जनसंख्या का 65% से ज्यादा हिस्सा है जो 35 वर्ष से कम आयु के लोगों का है। ये खुद में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जापान जैसे देश है, वहां हम लोग जब घूमेंगे, अगर सड़कों पे जाएंगे तो हमको वो एजिंग सड़क पे दिखने लग जाएगी जो पॉपुलेशन की हो रही है। लेकिन इंडिया में एवरेज एज जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो कई मायनों में इंडिया बहुत यंग कंट्री है। और इसको अर्थशास्त्र में, उसको मनीष जी बेहतर समझते होंगे मुझसे, इसको एक बहुत सुंदर टर्म दिया गया है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारे देश में इतना बड़ा, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और आप लोग जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, आप लोग डिविडेंड कितना पॉजिटिव वर्ड है ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अत्यंत सकारात्मक शब्द, जिसको सुनकर किसी भी समाज को, देश को खुश होना चाहिए कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन अगर हम इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को, अगर हम अपने युवाओं को शिक्षा नहीं देंगे, रोजगार के अवसर नहीं देंगे, कौशल नहीं देंगे, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बड़े आसानी से डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में विशेष तौर पे वो बनने लगा है डेमोग्राफिक डिजास्टर। अब हमको ये नहीं कहना चाहिए कि बन सकता है, वो बनता हुआ दिख रहा है। उसी का एक मैनिफेस्टेशन है जो आप सड़कों पे तरह तरह के प्रदर्शन देख रहे हैं, तरह तरह की यूथ एंजाइटीज जो आप देख रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 24 घंटे में 36 बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। ये विचलित कर देना चाहिए था ये आंकड़ा देश के हर व्यक्ति को। पूरी मीडिया को इस पर बहस करना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में आज इस पे बात, बहस, चर्चा नहीं होती है। आज से एक दशक पहले तक किसानों की खुदकुशी बहुत बड़ा मसला हुआ करती थी हमारे देश में। आज भी किसानों की खुदकुशी होती है, लेकिन युवा नौजवान खुदकुशी, आत्महत्या करे उस देश में, जिस देश को बड़ा गर्व हो इस बात पे कि हम बड़े युवा देश हैं, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और आपका यूथ तो सुसाइड करने को मजबूर हो रहा है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए थी। और जब हम स्वामी विवेकानंद के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें करते हैं तो देखिए, विवेकानंद का जो पूरा जीवन था, वो विवेकानंद को युवाओं की ऊर्जा में, सपनों में, स्टेटस को चैलेंज करने में बहुत यकीन था। आप समझिए, स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के एक प्रचारक के तौर पर होते हुए भी जो हिंदू धर्म में जो कई सारी कुरीतियां आ गई थी उसको चैलेंज कर रहे थे वो उस दौर में भी। आज की बात नहीं हो रही, उस समय कई, वो चाहे जातिवाद हो, चाहे तरह तरह के अंधविश्वास हो, कई तरह के कर्म कांड हो, उसको स्वामी विवेकानंद चैलेंज कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे उस समय भी। तो विवेकानंद के विचार को जब हम जानते हैं, और एक देखिए आज के दौर की एक बहुत दुखद बात है, और ये सिर्फ आज के दौर की नहीं, मुझे लगता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हमने विवेकानंद को सेलिब्रेट तो बहुत किया है, लेकिन किया क्या है कि स्वामी विवेकानंद को ना एक पूरे भगवाधारी संत की छवि तक सीमित कर दिया है, एक फोटो फ्रेम में कैद कर दिया है। एक अच्छे से पोज में एक स्मार्ट सा नौजवान है जो भगवाधारी संत है, जो अंग्रेजी भी बोल लेता था, जाके शिकागो में उसने अमेरिका में भी बवाल मचा दिया। इतनी बातें लोग सब समझते हैं, और क्या समझते हैं कि उनके विचारों को 2-3 नारों तक सीमित कर दिया गया है, उठो जागो, वो सबको पता है। लेकिन विवेकानंद को पढ़ने का काम, समझने का काम, उनके पूरे आउटलुक को जानने का काम, उनके वर्ल्ड व्यू को जानने का काम, ना ये सरकारों ने कभी चाहा है कि लोग कर पाए, ना उस ढंग से समझाने की कोशिश हुई है, और ना हम लोगों ने भी समाज के तौर पे उस फ्रेम से बाहर निकल के नारों से और गहरा जाके उनके विचारों को समझने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्वामी विवेकानंद को सही ढंग से पढ़ें, समझे, जाति को लेकर, समाज को लेकर, देश को लेकर, धर्म को लेकर, हर तरह के मुद्दों पर उनके जो विचार थे उनको सही में समझने की कोशिश करें, तो आज हम जिस फेज से गुजर रहे हैं हमारे देश में, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे चैलेंजिंग फेज है इस वक्त, जब हम जिस फेज से गुजर रहे हैं।
इस फेज में सबसे आइकॉनिक फिगर आज भी विवेकानंद होते हैं। जो लोग आज बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, उनके सबसे मजबूत उनके जो वैचारिक व्यक्ति होते, वो स्वामी विवेकानंद होते। लेकिन हम लोग भी जो बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे समाज में आज जो व्याप्त है, देश में, राजनीति में, उसके खिलाफ जो बदलाव लाना चाहते हैं, वो भी शायद विवेकानंद को बेहतर ढंग से नहीं समझ रहे हैं। तो विवेकानंद को समझना, यूथ की एनर्जी को, पावर को समझना, आज के इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझना। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखिए 90 का एक दशक हमने देखा था, मुझे याद है वो पूरा दशक बीता एक सपना दिखाते दिखाते। वो सपना क्या था? विजन 2020। आप लोगों को भी याद होगा, वो पूरा 90 का दशक बीता कि जब 2020 आएगा। और मुझे याद है डॉक्टर कलाम ने किताब लिखी, जब वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा एक प्रोजेक्ट था जिसको डॉक्टर कलाम लीड कर रहे थे, और वो विजन 2020 जो डॉक्यूमेंट था, वो ये कहता था कि जब 2020 आएगा तो भारत अर्थव्यवस्था के मामले में चीन को टक्कर दे चुका होगा, बीट कर चुका होगा एकदम। भारत जो है अमेरिका को चैलेंज कर रहा होगा। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के पैमानों पे, महिला सुरक्षा के पैमानों पे, हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे भारत जो है एकदम परफेक्ट हो चुका होगा। ये सपना पूरा 90 का दशक ये सपना दिखाते हुए बीता है, आप लोगों को भी याद होगा। और 2020 बीत चुका है। आज हम चाइना को पछाड़ने की बात छोड़िए, बांग्लादेश हमको पछाड़ चुका है पर कैपिटा इनकम के मामले में। हम वहां पहुंच गए। अब हमको नया सपना दिखाया जा रहा है, 2030 में ये हो जाएगा, 2040 में ये हो जाएगा। आज सवाल होना चाहिए कि आज जो वो क्या कर रहे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं। और हमको, आपको, हम सब की भी जिम्मेदारी है, जो लोग समाज में काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से, इन बातों को लोगों को याद दिलाए कि कौन सा विजन 2020 था, कौन सा इंडिया 2020 था जिसको पूरे एक दशक बेचा गया और ये बताया गया। मुझे याद है डॉक्टर कलाम ने ये कहा था कि ये कोई अनअचीवेबल ड्रीम नहीं है, ये बिल्कुल अचीवेबल टारगेट है जिसको हम पूरा कर सकते हैं अगर हम उस रफ्तार से बढ़ते रहे जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं। और ये सच्चाई भी है कि कई पैमानों पे हम पिछले 20-25 साल में ठीक ठाक रफ्तार से बढ़ रहे थे। गरीबी कम हो रही थी हमारे देश में, चाहे रफ्तार बहुत तेज ना हो लेकिन कम हो रही थी। लोगों की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हो रही थी। लेकिन पिछले 6-7 सालों में यह हालत हुई है कि जो भी स्थिति हमारी ठीक हो रही थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है। आज देखिए, जितने आप यूथ की बात हो रही है, यूथ को क्या चाहिए था? जो मैंने कहा, डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर ना बने, इसके लिए जरूरी है कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, ये जो हमारा नारा है, हमने बिहार विधानसभा चुनाव के समय दिया, अभी भी हमारा ज्यादातर कैंपेन जो है उसी सेंट्रल थीम के अराउंड इर्द गिर्द डिजाइन होता है। ये जो पढ़ाई, कमाई, दवाई से संबंधित मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर कितना क्या सरकारें ध्यान दे रही है, कितने पॉलिसी मेकर्स ध्यान दे रहे हैं, कितना पब्लिक डिबेट हो रहा है इन इश्यूज पे। तो हो क्या रहा है? आपका सवाल ये हो सकता है, जैसा सौरभ जी ने अभी पूछा मनीष जी से, कि पॉलिसीज का क्या असर हुआ है। तो देखिए, पॉलिसीज तो इस सरकार में, जिनको हम पॉलिसीज कह रहे हैं, वो मेरी नजर में पॉलिसीज नहीं है, स्लोगन्स। मेक इन इंडिया इज अ स्लोगन, मतलब। और आप उसके जब डिटेल में जाएंगे ना कि उस पूरे में खर्च कितना हुआ। अब देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पता चला कि 80% जो है प्रचार में ही खर्च हुआ। ये पोस्टर छापने में एक आदमी के थोबड़े के साथ उसी में लग गया 80% खर्चा पूरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। स्किल इंडिया का क्या हुआ? स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सिर्फ नामकरण करना, लफाजी करना, जुमलेबाजी देना। यही देखिए, यूपीए की सरकार थी तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन नाम का एक प्रोजेक्ट चलता था, आप में से कुछ लोगों को याद होगा, जिसमें कई शहरों को चयनित किया गया था अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। सारी वो बातें हैं। और आप स्मार्ट सिटी का डॉक्यूमेंट देख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि कांग्रेस को ये समझ नहीं आता था कि नामकरण कैसे करना है। उन्होंने नाम रख दिया जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। और मोदी जी है, उन्होंने बोला कि हम बना रहे हैं स्मार्ट सिटी। उसका भी उद्देश्य था रोजगार का सृजन करना। स्मार्ट सिटी को ऑब्जेक्टिव्स में जाएंगे आप तो अभी भी देखेंगे कि उस पर लिखा होगा रोजगार का सृजन करना। तो अगर ये जो कई बार सामने से आता है ना कि फिर स्मार्ट सिटी क्या हुआ, मेक इन इंडिया से कैसे कुछ नहीं हो गया, अगर कुछ हुआ होता तो वो रिफ्लेक्ट होता है ना, आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होता, सड़कों पे रिफ्लेक्ट होता। सड़कों पे प्रदर्शन चल रहे हैं, सड़कों पे आंदोलन चल रहा है। आंकड़ों में देखिए आप, एनएसएसओ का डेटा दिसंबर 2018 में आया क्या? लीक हो गया। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक जर्नलिस्ट हमारे मित्र हैं, उन्होंने स्टोरी कर दी कि 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया। एनसीआरबी का डेटा, क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, 24 घंटे में 36 बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। अब
कई लोग ये कहने लगे हैं मुझे, मैं देख रहा हूं पिछले 1.5 साल से, यार अब जो हुआ है कोरोना के चक्कर में हुआ है, मतलब अब देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है सबका ठीकरा कोरोना पे फोड़ा जा रहा है और कोरोना का ठीकरा चाइना पे फोड़ा जा रहा है। तो मतलब हमारे जो एक व्यक्ति हैं उनको किसी तरह से बचा के ये कर लिया जाए। तो जो बेरोजगारी की हालत है, जो शिक्षा को लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैंपसेस को लेकर जो हालत है, जो हेल्थ केयर को लेकर हालत है, उस पर जो सरकारों का ध्यान नहीं है। और एक अंतिम बात सौरभ जी मैं करके फिर ओवर टू यू कर दूंगा इस बात को, वो ये कि देखिए हम लोग अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह का जाति धर्म के नाम पे नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, इसमें भी युवाओं के लिए और स्वामी विवेकानंद के कॉन्टेक्स्ट में विशेष तौर पे धर्म संसद जो शब्द है ना, मेरी नजर में धर्म संसद को मैं हमेशा एसोसिएट करता था स्वामी विवेकानंद के साथ। आप भी करते होंगे। धर्म संसद का मतलब हम समझते थे वो धर्म संसद जहां पे स्वामी विवेकानंद ने वो ओजस्वी संबोधन दिया जिससे पूरे विश्व को भारत के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में कितना कुछ पता चला। उस धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद सबसे ज्यादा इस बात पर गर्व कर रहे थे कि मैं उस भूमि से आता हूं, मैं उस देश से आता हूं जिस देश ने अलग अलग धर्म समुदाय के प्रताड़ित लोगों को अपने यहाँ शरण दिया। इस बात का सबसे ज्यादा गर्व था उनको। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ टॉलरेंस ही नहीं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए धर्म के लिए। उन्होंने ये कहा कि जो दूसरे धर्म के खात्मे की उम्मीद करता है वो गलत करता है और ऐसा कभी नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि एवरी रिलीजन इज ट्रू। ये बात कहने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। ये सब कुछ तो ऑन रिकॉर्डेड है ना, आप पढ़िएगा तब ना समझेंगे। तो आज के दौर में जब दिन रात धर्म के नाम पे नफरत फैलाया जा रहा है, धर्म संसद बुला के अधर्म वाला काम किया जा रहा है, उस वक्त और ज्यादा जरूरी हो जाता है हमको और आपको कि हम विवेकानंद को पढ़ें और उनके विचारों को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करें, विशेष तौर पे युवाओं में, क्योंकि जो भी सकारात्मक बदलाव आएगा उसमें अग्रणी भूमिका देखिए युवाओं की होने वाली है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन ये चर्चा आप लोगों ने रखी है और यहाँ से इस चर्चा से कुछ आगे और सकारात्मक निकले। ये बस चर्चा मात्र न रह जाए, जितने लोग भी सुन पा रहे हैं हम लोगों को, वो लोग इस बात को और आगे ले जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम भैया। मैं आपकी बात में एक चीज और ऐड करना चाह रहा था कि अभी कल या परसों में ही एक डाटा आया है जिसमें कहा गया है कि पिछले 5 साल जहां भी चुनाव हो रहे हैं उन सारी सरकारों में इन 5 सालों में जो भी रोजगार सृजन किए गए वो पिछले 5 साल के सरकारों से कम। बस मैं वही ऐड करना चाह रहा था कि ये वर्तमान कंटेक्स्ट इस तरह से चल रहा है। अब मैं दोबारा से पटना कॉमरेड सुनील कुमार साहब के पास जाना चाहूंगा चूंकि संपर्क टूट गया था और सर JRD टाटा और स्वामी जी की कुछ बात का कुछ संदर्भ की चर्चा कर रहे थे। मैं अनुरोध करूंगा कि सर प्लीज उस संदर्भ को पूरा करें और प्रकाश करें। धन्यवाद सौरभ। मैंने पहले भी कहा था कार्यक्रम शुरू होने के पहले कि कुछ कनेक्टिविटी के इशू रहेंगे, बट आई विल पिक अप द थ्रेड वेयर आई हैड स्नैप्ड इट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो स्वामी जी ने जब सवाल पूछा JRD टाटा से और जो तमाम बातें यहाँ हुई हैं उसके साथ इस बात का बहुत गहरा संबंध है कि कब तक जाकर के विदेशों में इंजीनियर खोजते रहोगे। JRD कुछ ऐसा करो कि इस देश में ही हम इंजीनियर पैदा कर लें, इस देश में ही हम साइंटिस्ट पैदा कर लें, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। यह बात JRD टाटा के मन में घर कर गई। जब वो लंदन से लौट के आए तो उन्होंने स्वामी जी को कहा कि आपसे एक मदद की गुजारिश है, हम पहला इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे, आपसे सिर्फ एक मदद की गुजारिश है। आप लोग बहुत सम्मान के नजर से भी देखते हैं, बहुत सारे राजे रजवाड़े हैं जो आपके कहने पर हमारी जो क्षमता है उतना तो हम लगाएंगे, आपके कहने पे डोनेट करेंगे और आप एक संस्था हमको जो खोलनी है उस संस्था के विषय में बताएं, उसका विजन हमको दें और प्लेस बता दें। तो स्वामी जी 3 जगह गए और अल्टीमेटली बैंगलोर, नाउ विच इज बेंगलुरु, फिर पॉलिटिकल रीजन। तो बैंगलोर वाज द पीक ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, लुकिंग इनटू द क्लाइमेट, कनेक्टिविटी, द डेवलपमेंट, द इंफ्रास्ट्रक्चर। और पहली संस्था बनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और उसके बाद जो हमारे यहाँ IITs बने उसमें JRD टाटा
का और नेहरू जी का, ये इन लोगों के का बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट पैदा होने लगे। और आज भी इंडियन स्कूल ऑफ साइंस जो है बेंगलोर का, उसके नामी गिरामी संस्था में उसको उसकी गिनती होती है। तो यह था विजन स्वामी जी का। हम वो धर्म संसद से इतर भी थोड़ी सी बात करते हैं कि वो कैसे विशिष्ट व्यक्ति थे। मैं एक अलग से उसमें आयाम जोड़ रहा हूँ, बाकी जिन भी वक्ताओं ने उनके विषय में जो कहा वो बहुत ही माकूल बातें थी, लेकिन मैं यह नया आयाम जोड़ने जा रहा हूँ कि उनको एक संत थे, उनकी यह विजन थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ ऐसे होने चाहिए कि हम क्वालिटी इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर सके। और इस तरह से हमारे यहाँ शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हुई। स्वामी विवेकानंद जी ने इतना वक्त निकाला। स्वामी विवेकानंद जी ने सभी जगह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए भी बाद में, फिर वही जितनी भी आपको पुरानी संस्थाएं हैं सब लोगों के डोनेशन से जाकर के आज खड़ी हुई। अभी सिंघवी जी ने कहा और अनुपम भाई ने भी कहा, हम फिर वही बात करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन आज है कहाँ। अगर वॉल स्ट्रीट में कहीं कोई रिपोर्ट आता है, हमको सोल सर्चिंग करने की जरूरत है कि क्या वाकई हम वह चीज दे पा रहे हैं जो आज हमको युवा को देना चाहिए एजुकेशन के मामले में। और फिर हम अफेक्टेड कैसे होते हैं, उनको जॉब नहीं मिलेगा, वो अंडर पेड होंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसकी बात अनुपम जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाई, अंडर एम्प्लॉयमेंट। या फिर मनीष भाई ने भी कहा कि 10,000, 12,000, 15,000। आज इस महंगाई के दौर में 10,000, 12,000, 15,000, जबकि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागे जा रहे हैं। हर हाथ को काम नहीं, अब हर हाथ को स्मार्टफोन चाहिए। आज वो हमारी एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई। तो वो 10,000, 12,000 रुपया इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि जिस कर्जे को बैंक से लेकर के, सरकारी बैंकों से लेकर के, और पढ़ाई पूरी की गई हो, उस पैसे को सरकारी बैंक को वापस किया जा सके। अगर वो वापस नहीं होता है तो वो ऋण खराब हो जाएगा। जब वो ऋण खराब हो जाएगा तो सरकारी बैंक वाले को के मत्थे ठिकड़ा फोड़ा जाएगा कि आपका एनपीए बढ़ गया। हमने वह कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी को, सरकारी बैंक के लोगों ने वह कंट्रीब्यूशन दिया है कि कहीं ना कहीं जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक कंसर्न है, उसमें हमारा ये डायरेक्ट योगदान है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ रहे, हम हॉस्पिटल्स को फाइनेंस कर रहे हैं। हम बहुत बड़ा रोजगार सृजन करने वाली संस्था है सरकारी क्षेत्र के बैंक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप देखिए, सिर्फ डायरेक्टली मत देखिए, अगर बैंक की एक शाखा खुलती है तो उससे कितनी सारी एक्टिविटीज शुरू होती है इन एंड अराउंड द ब्रांच। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने लोगों को हम रोजगार देते हैं, तो जो अनुपम जी का थीम है, हम लोग बिल्कुल उसी पे काम करते हैं। पढ़ाई, कमाई और दवाई, तीनों में हम लोगों का योगदान है। और शायद यही वजह है कि हम युवाओं के जो मुद्दे हैं उस पर तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, निजीकरण के खिलाफ भी हम समग्र लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पुनः यह बात स्पष्ट कर दें कि हम सिर्फ बैंकों के निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ LIC के निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात आज अनुपम जी ने कही कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो हम संजय दास जी को कैसे ब्लेम करेंगे। हम संजय दास जी को तब ब्लेम करेंगे जब ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मोदी जी से ना हमको कोई दुश्मनी है, ना अनुपम जी को कोई दुश्मनी है, ना भाजपा से हमको कोई मोहब्बत है, ना उनको कोई मोहब्बत है, ना सपा, ना RJD से हम लोगों को कुछ लेना देना है। हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज से जुड़े हुए हैं। समाज के जो मुद्दे हैं हमारे मुद्दे हैं, और आज हम जो भी हैं, हमारी आगे वाली, हमारी पहली पीढ़ी ने, जो हमसे पहले की पीढ़ी थी, उसने जो भी इस समाज के निर्माण में जो भी योगदान दिया, उसका फल अगर आज हमको मिलता है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम भी अब अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि हमको इस बात का सोलेस हो कि यह बैटन हमने आगे सौंपा, ताकि वो यह सिलसिला चलता रहे।
मैंने इसीलिए वो जो बात की थी और जिसकी बात अनुपम जी ने भी की कि रास्ते पे जो दृश्य आज हम देखते हैं वाकई वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है। रोजगार नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। आज कोई क्यों, आज किसान साल भर हर परिस्थिति को झेलते हुए क्यों बॉर्डर पे वो जमे रहे? कितने लोगों का डेथ हो गया? जरूरत क्या थी? यहाँ तो कृषि प्रधान देश है हमारा, यहाँ तो किसानों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आज अमेरिका में एग्रीकल्चर लॉबी सबसे मजबूत लॉबी मानी जाती, और हमारे यहाँ किसानों की यह हाल थी कि किसान साल भर से ज्यादा वो बॉर्डर पर पड़े हुए थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तपस्या में कमी रह गई। अरे कौन सी तपस्या? हम लोगों ने, हमको भी सोल सर्चिंग करने की जरूरत होगी। जो जातीय धर्म की बात है कि यह बात सिर्फ बात कहने तक नहीं है, हमको भी जाति धर्म को छोड़ना होगा। प्रतिनिधि हमको सही चुनना होगा। प्रतिनिधि अगर हम गलत चुनेंगे, अगर हम बबूल का बीज डालेंगे तो आम का पौधा नहीं होगा। अगर हम जाति और धर्म के नाम पर वोटिंग करेंगे, इस समाज का सुधार नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आए और आकर के एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के बैठाने वाले हम और आप भी हैं। हमारे लिए सोल सर्चिंग बहुत जरूरी है कि हम अगर वोट दें तो अपने प्रतिनिधि को सोच समझ के चुने, जातिगत आधार पे नहीं चुने। और दूसरी चीज, जो जातिगत आधार पे बात करने वाले हों उनका तिरस्कार और उनका बहिष्कार हम करें। और साथ ही साथ हम अपने प्रतिनिधियों से सवाल जरूर पूछें, हम अपने प्रतिनिधियों से भी सवाल पूछें, हमारे युवा उनसे ये सवाल पूछे। मुझे याद है कन्हैया कुमार जी जब बेगूसराय से इलेक्शन लड़ रहे थे तो जहां तहां युवा लोग उनको पकड़ के एक सवाल पूछते थे कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये आपने क्यों कहा? ठीक है, मैं उस विवाद में नहीं पड़ रहा, उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, लेकिन मैं चूंकि बहुत नजदीक से देख रहा था। और हमारे युवा हल्ला बोल से हमारे प्रशांत जी हैं, वो बेगूसराय के रहने वाले, उनको भी ये इस बात की जानकारी होगी कि उनसे ये यूथ सवाल पूछता था, हमको ये अच्छा लगता था। वो सवाल की उसमें नहीं जा रहे हैं, कम से कम यह परंपरा तो शुरू हुई कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने अगर ये कहा तो उसकी परिणति क्या हुई, आपने अगर यह आश्वासन दिया तो आपने क्यों नहीं कहा। तो यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सब पर बराबर बराबर है। युवा को भी इस बात को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम अपने प्रतिनिधि का चयन सही रूप से करें, जात पात के चक्कर में न पड़े, पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दें, और साथ ही साथ हमारा जो अधिकार है हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें। आज कई संगठन खड़े हो गए, कुछ दिन पहले की बात है कि कोई संगठन खड़ा नहीं होता था। हमको याद है कि इनिशियली मैं बहुत ससेप्टेबल रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत स्ट्रेट मेरा ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो ऑब्जर्वेशन में ओपिनियन सीकर नहीं हूँ, ओपिनियन फॉर्म करता हूँ। तो मैं युवा हल्ला बोल को बड़ा वो ट्रैक करता था, मैं हमेशा ट्रैक करता था, और इसमें बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। मैंने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया, उनके जानने वालों से मैंने पता करने का प्रयास किया, और अल्टीमेटली जब मैं अपने आप को इनसे जोड़ा, मैंने अभी हाल में कहा ही था कि मैं आपका हिस्सा हूँ, मैं पार्ट एंड पार्सल हूँ। मैंने ये बात कई बार कही है, ओपन फोरम से भी कही है। हम लोग से जितना बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे, क्योंकि यह समाज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है उसको लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, युवा लोग। अगर इनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इस तरह का आंदोलन शायद खड़ा नहीं होगा, और फिर इस देश को गर्त में जाने से कोई नहीं बचाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सौरभ, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। चूंकि हमने प्रोग्राम का समय 1 घंटा रखा था और लगभग 49 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं संजय दा से अनुरोध करूंगा कि क्लोजिंग कमेंट के साथ एक बात पर जरूर प्रकाश डालें कि जैसा चर्चा हो रही थी निजीकरण की और तमाम संस्थाओं में रोजगार न मिलने की, तो इस बात पर प्रकाश डालें कि क्या बैंकों के निजीकरण या अन्य संस्थाओं के निजीकरण से युवाओं क्या नुकसान होने वाला है। क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जैसे जैसे आउटसोर्सिंग होगी तो और ज्यादा लोगों के हाथ में काम आएगा,
तो फिर ये निजीकरण का विरोध संगठन क्यों कर रहे हैं, इस बारे में जरूर प्रकाश डालें, चाहे वो बैंक हो या अन्य संस्थाएं। संजय दास जी प्लीज। संजय दा आपका माइक अनम्यूट है, करिए, आपका माइक बंद है। कॉमरेड संजय दा अपना माइक अनम्यूट कर। सौरभ, नाउ यू आर ऑडिबल। यस, ओके। एक्चुअली मैं तो ये एक सवाल पूछने जाऊंगा। सारे देखिए पॉलिटिकल पार्टी भी है, हमारे बहुत लोग हैं, ये हम लोग आज रोजगार सृजन के बारे में बहुत सारे बात हो रहा है, और बहुत पॉलिटिकल पार्टी भी कभी कभी देखते हैं कि बात बोलते हैं रोजगार सृजन अभी जरूरी है। सरकार को भी इस पता है कि रोजगार सृजन आज के हमारे अर्थनीति के लिए और देश की प्रगति के लिए रोजगार सृजन करना बहुत ही जरूरी है। ये अनुपम जी ठीक ढंग से बोला है कि हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी हो सकता है ये युवाओं से, अगर हम इसका रोजगार सृजन करें, उसको पढ़ाई ठीक ढंग से करें। मैं तो सवाल ये पूछूंगा कि ये जब आप आंकड़े देख लीजिएगा कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर के सितंबर 2021 तक हमारे देश की सरकारी बैंक की 3,390 शाखाएं बंद हुई, क्योंकि ये संयुक्तिकरण हुआ है। ये 3,390 शाखाएं जो बंद हुई, इसमें कितना लोगों का रोजगार सृजन बंद हो गया है, और इसका साथ जोड़े हुए कितना लोग काम करने वाले उनका भी रोजगार चला गया। इसको देखते हुए सबको मालूम है, इससे डायरेक्टली सबको पता चल रहा है कि रोजगार सृजन बंद हो रहा है, युवाओं का ऊपर इसका असर पड़ रहा है। फिर भी मुझे ये पूछना चाहिए, क्योंकि कितना पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में ये चर्चा की है। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी को भी ये पता चल जाता है कि बैंकिंग सेक्टर का निजीकरण से सबसे पहला ये होगा कि गरीब किसानों को लोन नहीं मिलेगा। अगर गरीब किसानों को लोन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो ये वाला नस्ली ये चीज लेंगे, ये दूसरा चीज करेंगे, खुदकुशी करेंगे। छोटे जो व्यवसाय, जो मध्यम वर्ग की जो उद्योगपति है, उसको अगर लोन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। वो क्या है, तो ये आएगा तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो है, सुनील जी ठीक कर रहे थे कि ये कहाँ से मिलता है, सरकारी बैंक से मिलता है। सरकारी बैंक अगर निजीकरण हो जाएगा, एजुकेशन लोन, क्योंकि इट इज ए लॉन्ग टर्म लोन, the private sector bank, they are not taking the risk of giving these long term loans. That's why इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोन नहीं दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर उसमें बैंक ने लोन दिया था 2008 साल के बाद सरकारी बैंक ने। इसका पहले इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल जो बैंक होते थे ये इनको फाइनेंस करते थे। ग्लोबल मेल्टडाउन का बाद 2008 से ये सरकारी बैंक ये लोन देना चालू किया। ये जो आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का चलते हमारे एनपीए का परसेंटेज बढ़ गया। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि एनपीए परसेंटेज बढ़ गया, बट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल सेक्टर इट इज द हाईएस्ट इनकम जनरेशन क्रिएटर। ये बहुत लोगों को रोजगार दिया था। ये आप बोल रहे हैं कि सरकारी नहीं रहेगा, हाँ तो ये आउटसोर्सिंग करके इसका रोजगार सृजन तो हो सकता है। हाँ, आउटसोर्सिंग का मतलब है एक्सप्लॉयटेशन। आउटसोर्सिंग का मतलब है आपका सप्रेशन ऑपरेशन, मींस जिनको मजदूरी होनी चाहिए 20,000 रुपया, उनको 5,000 रुपया का देकर क्या काम करवाएंगे। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है यू आर एक्सप्लॉइटिंग द रूरल यूथ, यू आर एक्सप्लॉइटिंग, मींस दैट एक्सप्लॉयटेशन विल स्टार्ट। क्योंकि अभी सरकारी क्षेत्र का नौकरी है करके कुछ दिन पहले मींस हमारे जो ट्विटर स्पेस था उस दिन अनुपम जी ये बोल रहे थे, सही बात कहे कि अभी आप नेशनलाइज बैंक है करके प्राइवेट सेक्टर बैंक में या नेशनलाइज सेक्टर है करके प्राइवेट सेक्टर में उतना आपका सप्रेशन ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। जिस दिन सारे नेशनलाइज सेक्टर बंद हो जाएगा, ये जब मोनोपोली चलेगा प्राइवेट सेक्टर को, उस दिन देखिएगा सप्रेशन ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन को क्या कहा जाता है। सप्रेशन ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन इट विल ब्रेक ऑल द लिमिट्स। इसीलिए हमारे जो लोग ये काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, उनको भी
हमारे जो निजीकरण का विरोध में हम लोग जो लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि आज सरकारी क्षेत्र है करके प्राइवेट सेक्टर में उतना सप्रेशन ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। जिस दिन सरकारी, उस दिन उन्होंने सही कहा था, आज बीएसएनएल का सिम है करके आपको जियो कुछ सर्विस आपको दे रहा है, जिस दिन बीएसएनएल का सिम खत्म हो जाएगा उस दिन आपका रवैया देखिएगा जियो या एयरटेल का। तो ये बहुत ही चीज है। आप जो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर अगर हो जाएगा तो ये रोजगार तो होगा ही, लेकिन उसका सप्रेशन ऑपरेशन होगा और एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही। जिनको 10,000 मीन सैलरी जिसको मिलना चाहिए, जिसका हक बनता है, वो आप 4,000 रुपए में ही निपटाएंगे। और मैं तो ये कहूंगा, जो लोग स्वामी जी को लेकर के धर्म का राजनीति कर रहे हैं, उनको आज सारे वक्ताओं ने कहा कि स्वामी जी को पढ़ना चाहिए, उनको सही ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मीन्स धर्म का विरोध थे, हिंदू धर्म का प्रचार किए थे, लेकिन उन्होंने कहा था, सही आपको मालूम है, जे रिलीजियन इज नॉट द देयर नीड ऑफ द कंट्री। रिलीजियन का ऊपर इन्होंने धर्म का प्रचार किए थे, लेकिन धर्म को ये जो संस्कार है, ये जो लिमिटेशन है, इसका विरोध उन्होंने कर रहे थे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि स्वामी जी को पहले पढ़ना चाहिए और युवा को ठीक ढंग से मीन्स सही रास्ता में उसको। आज देखिए हम आजादी का ये 75 साल हम उसको बिताने जा रहे हैं। 75 साल का बाद भी आज भी इंडिया में सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज क्यों है? ये अनुपम जी ठीक कर रहे थे कि आज सारे चीज का एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि कोरोना काल में किसको फायदा हुआ? क्रोनी कैपिटलिस्ट को फायदा हुआ। कोरोना काल में बहुत करोड़ों लोगों का नौकरी चला गया, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट उनका जो एसेट है 10 लाख 20 लाख 1000 करोड़ उनका एसेट बढ़ गया। तो ये क्या इनइक्वालिटीज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये युवा को आप ठीक रास्ता पे ला नहीं पाएंगे और वायोलेशन में वो लोग भिड़ जाएंगे, खुदकुशी करेंगे, वो गलत रास्ता पे वो भड़क जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि युवा को ठीक जगह में रख करके वो जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम हासिल करेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड को हासिल करने के लिए युवा को ठीक ढंग से रास्ता में रखने के लिए मैं तो कहूंगा पहले आपको निजी सेक्टर, निजीकरण का विरोध हर आदमी को करना चाहिए। थैंक यू सौरभ। धन्यवाद संजय दा आपके क्लोजिंग कमेंट्स के लिए। मैं इसके बाद मनीष हिंदवी जी के पास आऊंगा उनका क्लोजिंग कमेंट लेने के लिए, संजय दा की बात को बढ़ाते हुए कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। एक बात और मैं ऐड करूंगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में अगर कहें तो वही हैं जो नए बच्चों को, युवाओं को, जिनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, उनको भी वो एजुकेशन लोन देते हैं ताकि भारत के लोग टेक्निकली सर्वाइवेबल हो सकें और उनको रोजगार मिल सके। स्वामी जी की बात करें, चूंकि आज युवा दिवस है, तो जैसा कि कॉमरेड सुनील कुमार सर बता रहे थे, विवेकानंद ने रॉकफेलर को, स्वामी विवेकानंद जी ने भी रॉकफेलर के सहयोग से ही पुणे वायरल इंस्टीट्यूट की स्थापना कराई, जो देश का पहला वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट था। तो जब इतने पुराने लोग इन चीजों की महत्ता को समझते थे, तो आप एक एजुकेशन सेक्टर में बैठकर के क्या देखते हैं, किस तरह से आज इस तरह की दूरदर्शिता का अभाव है कि हम युवाओं को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। प्लीज ये क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज। सर आपका माइक म्यूट है। मैंने कहा कि हम लोग अपना लगभग समय पूरा कर चुके हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहूंगा। प्राइवेटाइजेशन को एक सारी बीमारियों का हल मान लिया गया है, और ये होता तब है सौरभ जी जब हम बहुत सारी चीजों पर काम नहीं कर पाते, बहुत सारे वादे मुद्दे अधूरे रह जाते हैं। तो जैसा अभी अनुपम भाई कहते हैं, जुमलेबाजी करके बातों को पूरा करना होता है, लोक लुभावन, मतलब ये सरकार पूरी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी टाइप की बन के रह गई है। तो ये इवेंट्स करती है, जुमले फेंकती है, प्रचार करती है, क्योंकि ये मूल जो मुद्दे हैं उन पर काम ही नहीं करना है। और सबका हल क्या बताना है, जो इनके चंद मित्र हैं, तो प्राइवेटाइजेशन इज द पनिशर फॉर ऑल द इल्स। प्राइवेटाइजेशन मैं आपसे पिछले वाले उसमें भी कह रहा था और अभी भी फिर कहता हूं, इस बात को मैं हर जगह कहता हूं कि भारत अभी निजीकरण के लिए तैयार नहीं है। दो तरीके की गरीबी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अभी हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के एज में हैं,
अभी हमें सरकार की जरूरत है, सरकारी कंपनियों की जरूरत है, सरकार द्वारा और उनके पब्लिक डिलीवरी को और बेहतर करने की जरूरत है। यहाँ पे बंद करने पर आमादा है, मैं तो और बेहतर करने की बात कर रहा था। मैं तो अभी इनके एक तरीके से इंटरफेरेंस मतलब इनके और काम को बढ़ाने की बात मैं तो कर रहा हूं, और इधर एक तरफ ये कम करने की बात कर रहे हैं, ये भाग जाने की बात कर रहे हैं। मैंने शब्द इस्तेमाल किया भाग जाने की बात कर रहे हैं। इन्हें भागने नहीं देना है ना, क्योंकि ये सरकार नरेंद्र मोदी आएंगे और जाएंगे, ये सरकार हमारी है, हमारे लिए है। डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल, हम ही लोगों के लिए सरकार है। जो नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा, अगला आदमी आएगा, मगर प्राइवेटाइजेशन नहीं करने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई साहब। मैं क्लोजिंग कमेंट्स के लिए कॉमरेड सुनील कुमार सर के पास आना चाहूंगा। शायद अनुपम जी का कनेक्शन टूट गया है, और सर आपकी बातों के साथ ही हम इस चर्चा का समापन करना चाहेंगे। प्लीज आपके क्लोजिंग कमेंट्स क्या हैं इस पूरी चर्चा के बारे में, युवा के भविष्य के बारे में और वर्तमान परिदृश्य के बारे में। ऐसा है कि तमाम जितने भी वक्ता हैं, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को इन लोगों ने टच किया। और हम ये कहना चाहेंगे कि निजीकरण तो एक मुद्दा है, निजीकरण का विरोध होना ही चाहिए। मनीष भाई ने इस बात को अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को और बेहतर बनाइए, अपने आप को और ज्यादा तैयार करिए, नॉलेज वाइज, हेल्थ वाइज, इंड्योरेंस वाइज, एंड इंक्रीज योर फाइटिंग कैपेबिलिटीज। आप सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागिए, आप इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जाइए। वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को छोड़िए, आप अपने बलबूते पर खड़े होइए, कुछ अनकन्वेंशनल चीजों को भी करने के लिए तैयार रहिए। अवसर सृजन करिए, अवसर का इंतजार नहीं करिए, अवसर की तरफ कदम बढ़ाइए, अवसर के आने का इंतजार नहीं करिए। और जब ऐसा आप करेंगे तो आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। जब लोगों को देखता है, वो एक पेलिकन थ्योरी है जो मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है, तो उस पेलिकन थ्योरी को अपनाने की जरूरत है कि जब कुछ पेलिकन्स को बैक वाटर्स में सिर्फ मछली मिल जाती थी तो वो उड़ना भूल गए थे, और जब दूसरी जगह जहां पर कि पेलिकन्स को अपने शिकार करना होता था वो बहुत एक्टिव होते थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, जिस दिन बैक वाटर का वो स्रोत बंद हो गया तो वो पेलिकन जब मरने लगे तो उनको उस जगह पर ले जाया गया जहां की पेलिकन्स स्ट्रगल करते थे और तब उन्होंने देखा कि हाँ, हम पंख अगर हिलाएंगे तो उड़ना भी सीखेंगे। तो ये आज के दिन मैं यही संदेश लोगों को देना चाहता हूँ। हम में से हर व्यक्ति आज जहाँ भी बैठा है शायद इन्हीं सब वजहों से बैठा है। हो सकता है किसी के लिए यात्रा बहुत सुगम रही हो, किसी के लिए यात्रा बहुत कठिन रही हो, सबों ने संघर्ष किया है। तो संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ना है, हिम्मत नहीं छोड़ना है। हमको यह लड़ाई लड़नी है। आपका हाथ थामने वाला भी है, आपको कंधे का सहारा देने वाला भी लोग है। आप जो युवा हैं, इस देश का भविष्य है, इस विश्व का भविष्य है। अतः आप स्वामी विवेकानंद के जो तमाम सिद्धांत हैं उनको अपनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और पूरे समाज का ध्यान रखिए। धन्यवाद सौरभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी वक्ताओं का धन्यवाद, श्रोताओं का धन्यवाद। युवाओं को खुद से अपने पैर पे खड़ा होना होगा। इस पूरी चर्चा से ये बात निकल कर सामने आती है। और राहित इंदौरी साहब की पंक्तियों के साथ मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों को पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, पैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।